मेरी रंगत बहुत काली थी और कोई शादी के लिए तैयार नहीं था। एक दिन मेरी बहन अपने खूबसूरत देवर के लिए मेरा रिश्ता मांगने आ गई और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन शादी की रात ही मेरे शौहर ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया कि मैं बदसूरत हूँ। मैं एक कपड़े की कंपनी में सूट डिजाइन करने लगी तो वहां के मालिक को मैं पसंद आ गई और इसने मुझे शादी के लिए राजी कर लिया। मैं बहुत खुश थी, लेकिन शादी की रात मेरे जिस्म से जान निकल गई। जब मेरी नजर शौहर पर पड़ी वो तो सांवली रंगत को बदकिस्मती की अलामत कहा जाता है। लेकिन मैंने अपनी बदसूरती को ऐसे हुस्न से निखारा था कि अब लोग मुझे देखने और बात करने के मुतमन्नी रहते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि मैंने कैसे खुद को हसीन बनाया? हम तीन बहनें थी, हमारा कोई भाई ना था। नादिया और काफिया मेरी बड़ी बहनें बेहद हसीन और खूबसूरत थी, लेकिन मैं सांवली रंगत और कबूल सूरत लड़की थी। लेकिन मैं घरदारी और बाकी कामों में बहुत ताक थी। मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी, जबकि छोटी होने के सबब मैं अभी गैर शादीशुदा थी। अब मेरी बेवा माँ को मेरी शादी की फिक्र खाई जाती थी। वो नादिया और काफिया से कहती रहती कि तुम अब छोटी बहन की फिक्र करो, ताकि मेरे सर से बोझ उतरे। न जाने कम शक्लो सूरत और सांवली रंगत की लड़कियां माँ बाप को बोझ ही क्यों लगती हैं। एक रोज नादिया ने माँ को खुशखबरी सुनाई। रिश्ते के एक दूर के देवर ने इसके जिम्मे ये फरीजा लगाया है कि अपने खानदान से कोई लड़की इसके लिए तलाश करे। नादिया ने गफ्फार के सामने मेरा जिक्र किया और ये भी कहा कि तुम अम्मी के घर चलकर एक नजर मेरी बहन को देख लो। लेकिन गफ्फार ने झिझकते हुए कहा कि मुझे लड़की देखने की जरूरत नहीं है भाभी, वो अम्मी देख लेंगी। आपकी बहन आपकी ही जैसी होगी और आप तो अपनी मिसाल आप हैं। गफ्फार ने नादिया के हसीन रूप को देखते हुए कहा। नादिया ने भी इतराते हुए कहा, हाँ मेरे जैसी ही है। नादिया ने कहा तो गफ्फार मुस्कुराते हुए बोला कि बस फिर तो ठीक है भाभी, मुझे आप जैसी ही शरीके हयात चाहिए। नादिया की मेरे जैसी कहने से मुराद आदात और अतवार और सलीका शारी थी, जबकि गफ्फार का मतलब सूरत और शक्ल से था। और सूरत शक्ल में तो नादिया महज खूबसूरत नहीं बल्कि लाखों में एक थी। वो समझा जैसी हसीन नादिया है इसकी बहन आमना भी वैसी ही होगी। गफ्फार नादिया का रिश्ते में देवर लगता था। अगर हकीकी देवर होता तो इसको मालूम होता कि मैं दिखने में कैसी हूँ। खैर गफ्फार के यहाँ खुद लड़की देखने का रिवाज नहीं था, माएँ ही लड़की देखती और पसंद करती थी। सो गफ्फार की माँ नादिया के साथ मेरी वालिदा के घर आई और मुझे देखते ही पसंद कर लिया। कुछ लड़कों की माएँ लड़की का इंतखाब करते वक्त समझदारी का सबूत देती हैं, सिर्फ खूबसूरती नहीं देखती। जिसको बहू बनाना हो इसमें वो और भी गुण देखती हैं। जब गफ्फार की वालिदा ने मुझसे बात की तो गफ्फार की अम्मी को मुझ में तरीका, तमीज, अच्छा अखलाक गर्ज और भी गुण नजर आए। सो उन्होंने हाँ कह दी। बेटे को भी खुशखबरी सुना दी कि मुझे नादिया की बहन पसंद आई है। अपनी माँ के मुंह से मेरी तारीफ सुनकर वो बहुत खुश था कि इसकी शादी नादिया भाभी की बहन से हो रही है। नादिया की मिसाली जिंदगी इन लोगों के सामने थी। वो हसीन होने के साथ अच्छा जहेज लेकर आई थी, क्योंकि इसके वालिद ने काफी रुपया और जायदाद छोड़ी थी। ससुराल में इसकी बहुत इज्जत थी। हुस्न और दोनों बहुत से ऐब छुपा देते हैं। बेशक दौलतमंद लड़की सलीका शार ना हो तो गुजारा हो जाता है, लेकिन वो सलीका शार भी थी, सादगी पसंद भी थी और अच्छा खासा जहेज वगैरह भी साथ लाई थी। तो इसकी मिसाली कामयाबी इस दवाजी जिंदगी से मुतासिर होकर ही गफ्फार की माँ ने मुझे बहू बनाने का सोचा था। मालूम ना था कि नादिया और काफिया जहाँ खूबसूरत हैं, वहाँ इनकी छोटी बहन आमना मामूली शक्ल सूरत और सांवले रंग की है। मैं किसी तौर भी अपनी बहनों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अलबत्ता सीरत में तो मैं अपनी बहनों से भी कहीं ज्यादा बेहतर थी। बहरहाल दो चार बार के आने जाने से गफ्फार की वालिदा को तसल्ली हो गई कि इसने ठीक लड़की का इंतखाब किया है, क्योंकि इन्हें मेरे पके खाने और सलीका और धीमा लहजा बेहद पसंद था। कुछ दिनों बाद शादी की तारीख तय कर दी गई। चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई। गफ्फार बहुत ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट तो ना थे, लेकिन अच्छे प्यारे से थे। अच्छा पहन ओढ़ कर नुमाया से लगते थे। मगर शादी की रात जो खुशियों की रात होती है, तो मैंने भी इस रात के बारे में सपने देख रखे थे। मेरी सास जब भी शादी से पहले हमारे घर आती तो गफ्फार की बातें करती रहती। कहती कि गफ्फार की जल्दबाजी की वजह से मुझे शादी इतनी जल्दी करनी पड़ रही है। कहता है अब अकेले दिल नहीं लगता।
ऐसी बातें सुनकर शर्म से मेरी रंगत गुलनार हो जाती थी। गफ्फार मुझसे मोहब्बत करने लगे थे। ये ख्याल ही औरत को दिल्ली सरशारी देता है कि वो शोहर की मोहब्बत है। इसलिए आज के हवाले से मेरे दिल में भी बहुत से अरमान थे, मगर मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। गफ्फार ने घूंघट उठाते ही पहला सवाल किया, क्या तुम भाभी नादिया की ही बहन हो? तुम इनकी जैसी तो नहीं? गफ्फार के सवाल पर मैं मुतहैयर हुई थी। वो मुझसे कैसा सवाल कर रहे थे? मुझे तो लगा था घूंघट उठाते ही वो मेरी तारीफ करेंगे। मैं नाफहमी से बोली, मैं समझी नहीं। मैंने सवालिया नजरों से दूल्हे को देखकर पूछा। वो मुझे हैरत और बेयकीनी से देखकर बोले, अरे वो तो बहुत खूबसूरत है। इनकी रंगत सुर्ख और सफेद और तुम तो इनका उलट हो। क्या बहनों की शक्ल और सूरत में इतना तजाद भी होता है? मुझे लगा इनके लहजे में तंज हो। गफ्फार के इस सवाल से मेरे नाजुक दिल को धचका लगा, लेकिन मैं चूंकि बहुत मजबूत असाब की मालिक थी, इसलिए जब्त कर गई। मगर गफ्फार ने एक दिन की दुल्हन का लिहाज भी ना किया। मुझसे कहने लगा, पता नहीं मेरी माँ को मुझसे क्या दुश्मनी थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे लिए ऐसी बीवी मुंतखब करेंगी। उन्होंने मुझे तुम्हारे रंग और रूप के बारे में कुछ नहीं बताया था। मेरी माँ तो कहती थी कि वो नादिया जैसी ही है। तुम तो साया लग रही हो, गहरे काले रंग का साया जो तेज धूप में दिखता है। गफ्फार का एक एक जुमला मेरे दिल पर किसी नश्तर की तरह से लग रहा था। कहने लगा, मुझे तुम्हारी बहन की तुम्हारे लिए बेजा तारीफ और अपनी माँ के कहने पर तसल्ली हो गई। मैंने तो तस्वीर भी ना मांगी। मैंने बड़ा बुरा किया खुद पर। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरा तुम्हारा गुजारा मुश्किल है। गोया कि पहली नजर देख कर ही इसने अपनी शरीक हयात को रद्द कर दिया, बल्कि मुझ पर अल्फाज के पत्थरों की बरसात कर दी। मैं तो यूं थी कि काटो तो लहू ना निकले। परेशान गुमसुम बैठी रह गई। कुछ देर पहले मैं जो ख्वाब देख रही थी, सारे कांच के टुकड़े साबित हुए। ऐसे टूट कर बिखरे कि इनके टुकड़े भी मिलना मुश्किल हो गए। जब्त की हजार कोशिश के बावजूद आंसू इसकी आंखों से बह निकले और सारे ख्वाब कतरा कतरा अश्कों की शक्ल में टपकने लगे। मैं खामोशी से ये खजाना लुटाती रही थी और गफ्फार की जुबान किसी जहरीले नाग की तरह अपना काम कर रही थी। कभी मेरी सूरत के नए नक्शे पर तनकीद कि तुम्हारा नाक भी मोटा और बड़ा है, और ये रंगत, इसका हकारत भरा लहजा मैं किस दिल से सुन रही थी मैं जानती थी। वो कभी मेरी सूरत पर फिक्रे कसता तो कभी मेरी रंगत पर तंज के तीर मारता कि मेरी रूह तक जख्मी कर रहा था। तभी मेरा सब्र जवाब दे गया और मैं फट पड़ी। मैं कहने लगी, बस कर दे। मैं जैसी भी हूं, मैं जबरदस्ती आपकी जिंदगी में नहीं आई। मेरी बात सुनकर इसकी चलती जुबान को ब्रेक लगी थी। बजाय मेरी दिलजोई करने के वो उठकर कमरे से बाहर चला गया और मैं सारी रात अरमानों की नहीं बल्कि कांटों भरी सेज पर तन्हा बैठी सिसकती रही। बगैर किसी कसूर और गुनाह के वो ज़हनी अज़ियत की सूली पर चढ़ा दी गई थी। सुबह होने से पहले वो कमरे में वापस आ गया ताकि किसी के जाग जाने से कब्र अपनी दुल्हन के पास मौजूद हो, कोई इसे गलत ना समझ ले। दूसरे दिन वलीमा था। वो सबसे हंस हंस कर बातें कर रहा था, जैसे रात कुछ हुआ ही नहीं। मैं सोचती रह गई कि मर्द इतने जालिम और सफाक भी होते हैं। क्या मेरी जिंदगी तबाह करके मेरे अरमानों का गला घोंट कर वो किस तरह चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए हैं और सबसे हंस हंस कर मिल रहा है। एक महीना यूं ही खामोशी से गुजर गया। वो जब भी देखता नफरत से रुख बदल लेता। दो घड़ी बात भी करता तो दिल खाक करके रख देता। वो हर वक्त नादिया के हुस्न के कसीदे मुझे सुनाता और ठंडी आहें भरता। कहता, काश कि तुम भी अपनी बहन जैसी होती तो फिर मैं तुम्हें बताता कि मोहब्बत क्या होती है। भला तुझ जैसी शक्ल वाली के पास तो बैठने का दिल ही नहीं चाहता। वो जब भी बात करता ऐसी ही जली कटी सुनाता। मैं बहुत बहादुर लड़की थी। मैंने हर तरह से हालात का मुकाबला बड़ी समझदारी से करने की ठान ली थी, लेकिन सास ने महसूस कर लिया कि कोई गड़बड़ जरूर है। इसने मुझसे पूछा, तुम दोनों खिंचे खिंचे क्यों रहते हो? मैं तंजिया मुस्कुराकर बोली, ये सवाल आप अपने बेटे गफ्फार से पूछें। माँ का शक यकीन में बदल गया। शाम को जब गफ्फार घर आया, माँ ने अपने कमरे में बुलाकर इससे पूछा, तुम कुछ उखड़े से रहते हो। बीवी के साथ भी तुम्हारा रवैया फीका फीका सा है। क्या बात है गफ्फार? क्या आमना ने कुछ कह दिया है या इससे कोई गलती हो गई है? अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बताओ, मैं इसे समझा दूंगी। अम्मी, वो हरगिज मुझे कबूल नहीं है। आपने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। सारे जहां में मेरे लिए आपको यही एक लड़की मिली थी, अपने इकलौते बेटे के आंगन में उतारने के लिए। मेरे लिए यही चांद रह गया था।
अगर कोई इससे भी ज्यादा हबशी शक्ल मिल जाती तो क्या आप इसको भी बहू बना लेती? आपकी पसंद को मैं इस कदर गया गुजरा नहीं समझता था। अम्मी, मैंने आप पर भरोसा किया था, मेरा एतमान मुझे ले डूबा। कम से कम इसकी रंगत पर तो गौर कर लिया होता। और आपने मुझे ये क्यों कहा कि वो नादिया जैसी ही है? मैं तो समझा वो भाभी जैसी ही हसीन शक्ल होगी। वो चिल्ला कर बात कर रहा था और मैं बाहर खड़ी आंसू बहा रही थी। मेरी सास ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा गफ्फार? क्या हुआ है आमना को? इसकी वालिदा ने सख्त लहजे से पूछा। फिर प्यार से समझाने लगी, कहने लगी, इतनी अच्छी लड़की तो है। वो आजकल के दौर में इतनी सलीकामंद लड़की ढूंढने से नहीं मिलेगी। सूरत ही सब कुछ नहीं होती बेटे। ये ऐसी लड़की है कि तुम्हारे घर को जन्नत बना देगी। लेकिन गफ्फार हत्थे से उखड़ गया, कहने लगा, मुझको नहीं चाहिए ऐसी जन्नत। इसकी अम्मी ने कहा, पर तुम इसे क्यों ठुकरा रहे हो? आखिर इस बेचारी का कसूर क्या है? इसकी वालिदा को शायद मुझ पर तरस आया था, लेकिन गफ्फार तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। कहने लगा, मेरा कसूर क्या है अम्मी? मैं तो नादिया भाभी को अपना आइडियल मानता था। मुझको क्या खबर थी कि इसकी सगी बहन इतनी गई गुजरी होगी। मैं इस काली कलोटी के साथ कैसे गुजारा करूं? इसे देखकर ही मेरा दिल खुश नहीं होता, तो मैं कैसे इसके साथ रहूं? इसमें तो नादिया भाभी की एक जैसी भी अदा नहीं है। ये तो अजीब ही है। मैं इसको नहीं रख सकता, मैं इसे तलाक दे दूंगा। गफ्फार के लहजे में तकब्बुर था। बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर गफ्फार की मां सकते में आ गई। खबरदार, जो तुमने तलाक का नाम भी लिया। हमारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ जिससे शादी हो गई इसी से निभा किया। तुमको भी अपने खानदान के रिवाजों की हिफाजत करना होगी। माँ का हतमी फैसला सुनकर वो भी गुस्से से घबरा कर बोला, ठीक है अम्मी, अगर हमारे खानदान में तलाक नहीं होती ना हो, खुद संभालिए अपनी इस बहू को, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आप खुद अपनी इस खूबसूरत बहू के साथ रहें। ये कहकर गफ्फार अपने कमरे में चला गया। जब इसने घर छोड़ जाने की धमकी दी तो माँ परेशान हो गई। बहुत अरसे कबल वो बेवा हो गई थी। अपनी जिंदगी इसी बेटे के सहारे काट दी। दूसरी शादी का भी नहीं सोचा। वो तो खामोश रह गई। सिवाय दुआ के क्या चारा था कि खुदा गफ्फार को हदायत दे और इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा करे। गफ्फार ने आमना से दूरी कायम रखी थी। सास हर वक्त आमना को समझाती रहती कि बेटी, तुम सब्र करो, अल्लाह ताला खुद तुम्हारी जिंदगी में बेहतरी पैदा कर देगा। तुम बस गफ्फार के सारे काम अपने हाथों से किया करो। आखिर को वो एक दिन तुम्हारा हो ही जाएगा। मैंने सास की बात मान ली और शोहर के तमाम काम अपने हाथों से करती। सास की भी खिदमत करती, एक बेटी की तरह इनका ख्याल रखती। लेकिन गफ्फार का पत्थर दिल फिर भी न जीत सकी। इसको खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर न कर सकी। गफ्फार की बेरुखी अटल थी। एक दिन कुछ मेहमान आए हुए थे। गफ्फार इनके साथ बैठा था। कहा, चाय बनाकर मेहमानों को दो। मैंने हुक्म की तामील की। मैंने मेहमानों के सामने केक, समोसे, चाय वगैरह रखे। जब गफ्फार के सामने प्लेट रखी तो इसने उठाकर परे फेंक दी। कहा कि ये साफ नहीं है। हालांकि प्लेट बिल्कुल साफ थी। सिर्फ मेरी अहानत सबके सामने करना चाहता था और इसने ऐसा ही किया था। शर्मिंदगी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं अपने कमरे में आ गई। आज तो आंखों से ना थमने वाली झड़ी लग गई थी। मेरे आंसू पोंछने वाला भी कोई ना था। तकिए को हमराज बनाए हुए सारे आंसू इसके सपुर्द करती रही। पता नहीं रात के किस पहर नींद ने आकर इसको इस अजियत से निजात दिलाई। मेहमानों के चले जाने के बाद गफ्फार भी घर से चला गया और सारी रात वापस न आया। गफ्फार की माँ इसके रवैये से तंग आकर बीमार रहने लगी थी। जब बेटे को समझाती वो उलझ पड़ता। कहता, ज्यादा तंग करोगी अम्मा तो मैं इसे तलाक देकर चलता करूंगा। ये मेरी शराफत है कि ना चाहते हुए भी इसको घर में रखा हुआ है। माँ बेटे को समझाती कि बेटा, दिल की आंखें खोलकर देखो, हीरा है हीरा, और हीरे की कदर करना सीखो। तुम क्यों आरजी चमक धमक वाली चीजों के पीछे भागते हो? गफ्फार माँ को ही झड़क देता तो वो खुद को दो जिंदगियों की बर्बादी का मुजरिम समझने लगती। इसी तरह अजियत सहते हुए 8 माह का अरसा गुजर गया। इस दौरान मैं मेके भी कम ही आई। एक दिन मेरी बहन नादिया आई। इसने मुझे अफसुर्दा और बुझा हुआ देखा तो पूछा, क्या बात है आमना, क्या तुम यहाँ होश नहीं हो? मैं बोली, मैं तो होश हूँ आपा, मगर गफ्फार होश नहीं है। क्या वो तुमसे बुरा सलूक करते हैं? नादिया के सवाल पर इसने अपने आंसू जब्त करके कहा, बुरा सलूक तो नहीं करते, पर वो जो सलूक कर रहे हैं वो अच्छा भी नहीं है। इतनी बात दुखी दिल ने कही ही थी कि ये बातें गफ्फार ने सुन ली।
नादिया के होते हुए तो मुझसे कुछ ना कहा, लेकिन इसके जाने के बाद वो सख्त फैसला कर लिया जो कई दिनों से करना चाह रहा था। बहन से गिले करने का बहाना बनाकर इसने एक रोज मेरे हाथ में कुछ कागज पकड़ा दिए। कहा कि हमारी दोनों की जिंदगी बर्बाद रहने से बेहतर है कि तुम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारो और मैं अपनी मर्जी से। यही हम दोनों के लिए भी बेहतर होगा। तुम मेरी तरफ से आजाद हो, जिसके साथ चाहो जिंदगी गुजारो। मैं भी दफ्तर में अपने साथ काम करने वाली लड़की से शादी करना चाहता हूँ, ताकि वो खुशी जो तुमसे ना मिल सकी इससे पा सकूं। वो बहुत खूबसूरत है और मेरी इसके साथ बहुत बनती भी है। मैं बर्बादी का कागज लिए खड़ी थी। मैंने सास से कहा कि मुझको मजीद सब्र की तलकीन मत करना। गफार ने मेरे बारे में फैसला कर दिया है। बराए मेहरबानी आप मुझे मेरे मेके छोड़ाएं। सास इसके ये अल्फाज सुनकर रो पड़ी, इसे गले लगाया, बोली, बेटी बेटी मुझे माफ कर देना। मैंने तो तुम्हारे लिए अच्छा सोचा था, लेकिन सब बुरा हो गया। सास ने मुझे दुआएं देकर मुझ बदनसीब बदसूरत लड़की को बुलाकर रुखसत कर दिया। मैं रोती हुई माँ के दरवाजे पर वापस आ गई। जब माँ को मैंने अपने तलाक के कागजात दिखाए तो वहां कोहराम मच गया। बजाय गफ्फार को बुरा भला कहने के दोनों बहनों ने मुझे ही दोष दिया, मुझे ही बुरा भला कहा। कसूरवार ठहराया कि तुम्हारा ही रवैया सही ना रहा होगा जो तुम्हारे शोहर ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मैंने तो चाहत से शादी की थी। वो खामोशी से सबकी बातें सुनती सोचती रही कि ये अजियत काबिले बर्दाश्त है जो अपनों से मिल रही है, या वो अजियत का समंदर मैं जिसको पार करके आई थी। किसी ने मुझे गले न लगाया और ना ही तसल्ली दी। शाम को जब मेरी वाहिद दोस्त और राजदां मेरे घर आई तो मैं इससे गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मेरे जब्त के सारे बंधन टूट गए। इसने मुझे तसल्ली दी कि मैं खुद ज्यादा समझदार और हौसलामंद हूँ। मुझे यूं हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह अगर एक राह बंद करता है तो दूसरी खोल देता है। तुम कल से ही मेरे साथ सिलाई सेंटर चलो। वो एक दिन एक सिलाई सेंटर में ट्रेनिंग ले रही थी। मैंने भी इसके साथ ही सेंटर में दाखला ले लिया। हालांकि मुझे वहां दाखला लेने की जरूरत नहीं थी। मुझे पहले से ही सिलाई आती थी। टीचर मेरे हाथ की सिलाई देखकर दंग रह जाती थी। मैंने डिप्लोमा मुकम्मल कर लिया। मैं एक मजबूत आसाब और हिम्मत वाली लड़की थी। खुद को माजी की नाकामी के हवाले नहीं कर सकती थी। जब मुझे गफ्फार ने तलाक दी थी तो मैंने इससे कहा कि तुम्हें बहुत घुमंड है हुस्न पर, तो मैं तुम्हें अपनी इस बदसूरती के साथ भी एक कामयाब जिंदगी गुजार कर दिखाऊंगी। मैंने एफए के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। मैंने तालीम मुकम्मल की, आईटी का कोर्स किया और साथ अपना बुटीक भी शुरू कर दिया। जल्दी मेरी बुटीक की शोहरत हो गई। हमारे मोहल्ले का एक नौजवान फराज अमेरिका से आया हुआ था। इसने जब बुटीक की शोहरत सुनी तो अपनी खाला से कहा कि मुझको आमना का काम देखना है। जब इसने मेरी बुटीक के कपड़े देखे तो अशश कर उठा। कहने लगा, आप तो अक्ल को हैरान कर देने का हुनर जानती हैं। इसने मुझसे ऑर्डर पर कुछ गारमेंट्स बनवाए, फिर वो इनको अमेरिका ले गया जहाँ इसका बिजनेस था। वहाँ इन कपड़ों को खूब पजीराई मिली। फराज ने मुझे मजीद ऑर्डर देकर बहुत से गारमेंट्स हस्बे मंशा बनवाए। इस शख्स की तो किस्मत खुल गई। इसका बिजनेस अमेरिका में बहुत अच्छे से चल पड़ा। बहुत मुनाफे पर मेरे बनाए हुए लिबास वो वहां बेचता था और डिजाइन भी बेहद पसंद किए जाते थे। इस बार जब वो पाकिस्तान आया तो इसने मुझे शादी की ऑफर कर दी। मैंने सामने रखा अपनी नजर का चश्मा भी पहन लिया और फराज से कहा, आप मुझे पहले अच्छी तरह से देख लें मिस्टर फराज। मैं सांवली रंगत और बदे नैन नक्श की मालिक लड़की हूँ। अगर बाद में मेरी बज़ाहिरी शक्ल सूरत को तनकीद बनाने का इरादा रखते हैं तो मुझे ऐसा रिश्ता हरगिज नहीं चाहिए जिसे मैं बोझ की तरह से अपने कांधों पर उठाए फिरूं। फराज मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, अल्लाह की बनाई हुई सूरतों पर मैं कौन होता हूँ ऐब निकालने वाला। वो बेहतरीन मुसव्विर है। इसकी तराशी हर सूरत ही प्यारी है। बेफिक्र रहें आमना। मुझे आपकी शक्ल सूरत के साथ साथ आपकी जहानत ने मुतासिर किया है। मैं खुद को खुश नसीब समझूंगा। मैंने फराज से शादी कर ली और अमेरिका चली गई। 6 साल बाद पाकिस्तान आई, अपनी दोस्त से मिली तो मुझे खुश देखकर वो निहाल हो गई। मेरा शौहर फराज मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। आज मेरे पास किसी भी शय की कमी नहीं है। सच है कि हीरे की कदर जौहरी ही जानते हैं। मेरे ताउन से फराज का बिजनेस तरक्की कर चुका है। हम दोनों खुश खरम जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने अपनी ये कही हुई बात साबित कर दी कि इंसान तदबीर करे और हिम्मत ना हारे तो बदसूरत होकर भी वो अपनी मंजिल पा सकता है। उधर गफार ने ऑफिस की लड़की से अपनी पसंद की शादी कर ली थी।
अपनी सास को तो इस लड़की ने 1 महीने भी टिकने न दिया। सास अपने दूसरे बेटे के घर में शिफ्ट हो गई। गफ्फार से भी हर वक्त वो बेजा फरमाइशें और झगड़े कर करके इसका जीना हराम करके रखती। सास के बकौल गफ्फार को आमना की याद आती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। वो मजबूर है। अपनी माँ को तो खो चुका है, पर अपनी पसंद से की हुई लड़की से शादी करके अपने बच्चों की माँ को बर्दाश्त करना इसकी मजबूरी है। मुझे इसकी हालत सुनकर बस हंसी आती है। हुस्न परस्त लोगों की जिंदगी ऐसी ही गुजरती है जैसे गफ्फार की गुजरती है।